हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1 यानी सेमेस्टर 1 की होने वाली है। अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में, तो ये वीडियो सच में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको और कहीं ये वीडियो नहीं मिलने वाली, सिर्फ मेरे चैनल के अलावा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोर जो चैप्टर रह जाएं, यानी और जो चैप्टर हैं आपकी बुक में, वो भी आप कवर कर पाएं मेरे साथ में और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएं और नंबर भी अच्छे गेन कर पाएं। और अगर आप नंबर अच्छे चाहते हो तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देखिए जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया है, आज की जो हमारी वीडियो है वो यूनिट 2 यानी चैप्टर 2 की होने वाली है। चैप्टर 2 की हम ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से पार्ट 1 देख लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर पाएँ और वो भी स्टडी कर पाएँ। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वही तो बेस है। अब तो हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे समझने के लिए पहले हमें पीछे का पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले उसे देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी सोल की ही बुक है, मैं कोई अलग से नहीं बना रही हूँ। ये जो आपको सोल से प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी आपके कॉलेज से जो आपको बुक प्रोवाइड कराई जाएगी, मैं उसी में से पढ़ा रही हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो और आप अपनी स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाएँ। वरना तो आप कंफ्यूजन में ही रह जाओगे और स्टडी तो हो ही नहीं पाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपकी जो बुक का नाम हिंदी में दे रखा है, इसका नाम है पर्यावरणीय विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1 यानी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1। ये आपकी बुक का नाम है और ये हमारा सेमेस्टर 1 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे ही प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप इजीली पूरी बुक को मेरे साथ में कवर कर पाएँ। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 2 से। ओके, देखिए जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारी यूनिट 2 है और ये जो हमारी यूनिट है इसका नाम है परिस्थितिकी तंत्र, अवधारणाएं, संरचनाएं, पिरामिड और अनुक्रमण। यानी हम इसमें परिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 में भी बहुत सारी चीज़ें परिस्थितिकी तंत्र के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसकी अवधारणा के ऊपर, संरचना के ऊपर और पिरामिड के ऊपर, और जो हमारा अनुक्रमण है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम कुछ चीज़ें फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने, यानी पार्ट 1 में जहां तक हमने कवर कर लिया था, उससे आगे अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था जानवरों के लिए प्रकाश का महत्व, यानी जानवरों के लिए प्रकाश क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इस बारे में चर्चा करने वाले थे। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला आप लिखेंगे उपापचय। उपापचय के अंतर्गत आप लिखेंगे प्रकाश जानवरों की एंजाइमिक गतिविधियों को प्रभावित करके उनके फिजियोलॉजी और उपापचय को नियंत्रित करता है। यानी प्रकाश की वजह से ही जो उनकी गतिविधि है और उपापचय है उसको निर्धारित या नियमित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दृष्टि। यानी अगर देखिए दृष्टि ना हो, क्या कोई भी जानवर जीवित या कुछ कार्य कर पाएगा? तो नहीं। इसीलिए दृष्टि के लिए भी हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बिना कुछ भी देखना बहुत कठिन है, तो यह सभी जानवरों के लिए आवश्यक है। यानी प्रकाश ना हो तो हम कुछ नहीं देख पाते, तो इसीलिए ये जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं रंजकता। रंजकता में आप लिखेंगे त्वचा के रंग पर। रंजकता की प्रक्रिया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे प्रजनन। अलग अलग अवधि के प्रकाश के अनावर्ती पर विभिन्न जानवर अपनी प्रजनन गतिविधियों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। यानी प्रजनन के लिए भी अलग अलग प्रकार का जो प्रकाश है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, उसमें आप लिखेंगे सेकेंडियन रिदम। प्रकाश की स्थिति के प्रति जानवरों की दैनिक प्रतिक्रिया को सेकेंडियन रिदम के रूप में जाना जाता है। यह सभी जीवित जीवों की एक महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया है। यानी देखिए, इसकी जो रिदम है उसको समझने के लिए या फिर उसके लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे तापमान। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था तापमान, कि तापमान जो है वो जानवर और पौधों पर किस तरह से प्रभाव डालता है या ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो पहले हम देखेंगे कि पौधों के लिए तापमान का क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है तापमान पौधों के लिए। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, उपापचय तापमान शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार मनुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उगने वाले पौधों के प्रकार वन पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों के प्रकार से भिन्न होते हैं। यानी जो हमारा तापमान होता है वो पौधों की शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और उनकी जो शारीरिक संरचना है उसको भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो मनुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें अलग तरीके से पौधे दिखाई देते हैं और जो हमारा बिना मनुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें अलग तरीके के पौधे दिखाई देते हैं। तो हमारा तापमान पौधों के संरचना को भी प्रभावित करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वृद्धि और विकास पर। विभिन्न प्रकार के पौधों को उनके विकास के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। गर्मी में उगने वाले पौधे सर्दी के मौसम में उगने वाले पौधों से अलग होते हैं। यानी देखिए, सभी प्रकार के पौधों को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे होते हैं जो सर्दी में उगते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो गर्मी में उगते हैं। तो दोनों ही प्रकार के पौधों को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, ऊष्मीय स्थिरीकरण। जल की सतह पर उगने वाले ये पौधे भिन्न होते हैं क्योंकि उन्हें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में गहरे स्तर पर उगने वाले पौधों की तुलना में अधिक तापमान और प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी देखिए, जो जल की सतह पर पौधे उगते हैं उन्हें जो जल के अंदर गहराई में होते हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से तापमान अलग अलग पौधों पर अलग अलग तरीके से रिएक्शन या एक्शन करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जानवरों के लिए तापमान क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी अभी हमने देखा पौधों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम देखेंगे जानवरों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तापमान। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, देखिए जो जानवरों के लिए इम्पॉर्टेंट है तापमान उसे हम दो प्रकार से वर्गीकृत करके देख सकते हैं। किस तरह से, पहले जो प्रकार के जानवर होते हैं वो होते हैं गर्म रक्त वाले यानी गर्म खून वाले, जिनको एडोथर्मिक जानवर कहते हैं। कुछ होते हैं शीत रक्त वाले जानवर जिनको एटोथर्मिक जानवर कहा जाता है। ठीक है, कुछ होते हैं जिनको एटोथर्मिक और कुछ होते हैं जिनको एडोथर्मिक कहा जाता है, जो गर्म खून वाले और शीत ठंडे खून वाले। अब कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। गर्म खून वाले जानवर अपने शरीर के तापमान को स्तर पर बनाए रखते हैं। उनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ नहीं बदलता। यानी देखिए, जो गर्म खून वाले जानवर होते हैं उनका कभी भी तापमान जो होता है वो पर्यावरण के तापमान के अकॉर्डिंग नहीं बदलता। ठीक है, उनके शरीर का वही तापमान रहता है, चाहे वो ठंड में हो गर्मी हो, उनका सेम ही तापमान रहता है। ऐसे कौन से जानवर हैं, ऐसे हैं स्तनधारी, पक्षी और आदि। देखिए, जो स्तनधारी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उन सभी के जो शरीर होता है उसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो शरीर होता है वो गर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जानवरों के शरीर का तापमान जब पर्यावरण के तापमान के साथ बदलता है तो उन्हें ठंडे खून वाले जानवरों के रूप में जाना जाता है। यानी अगर पर्यावरण के अनुसार उनका तापमान बदल जाए तो वो ठंडे खून वाले जानवर कहलाते हैं। जैसे कि मेंढक का जो तापमान है वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो वो क्या हो गया, ठंडे खून वाला जानवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रवासन। अब प्रवासन होता क्या है चलिए देखते हैं। जानवरों के प्रवास में तापमान भी एक कारक है, इसे थर्मल माइग्रेशन के रूप में जाना जाता है। यानी देखिए, जो प्रवासन है उसको थर्मल माइग्रेशन के रूप में जाना जाता है। तो आपके पेपर में आ सकता है कि थर्मल माइग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जब जानवर अपना स्थान सिर्फ तापमान की वजह से बदलते हैं तो उसे थर्मल माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह रहने चले जाना, तो यही माइग्रेशन कहलाता है। और थर्मल यानी जब हम किसी भी पर्यावरण की वजह से या फिर ये कहें तापमान की वजह से छोड़कर जाएं तो वो थर्मल माइग्रेशन कहलाता है। यदि तापमान बदलता है तो पशु या पक्षी अस्थायी अवधि के लिए अपना स्थान बदल देते हैं और मौसम बदलने पर अपने मूल परिस्थिति तंत्र में वापस आ जाते हैं। यानी देखिए, वो छोड़ते तो हैं पर अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से कहीं और जाकर नहीं बस जाते, बस कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं और फिर जैसे ही वहाँ का मौसम सही होता है वापस अपने घरों को वापस आ जाते हैं, यानी वापस वहीं आकर रहने लगते हैं। तो उसी को थर्मल माइग्रेशन कहा जाता है। यानी कुछ टाइम के लिए चले जाना जानवरों का, पक्षियों का या फिर ये कहें भेड़ बकरियों का, तो ये थर्मल माइग्रेशन कहा जाता है इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो हमारा थर्ड कारक था वो था जल। अब हम देखेंगे जल को कि जल किस तरह से इम्पोर्टेंट है। जल के बिना जीवन कदापि संभव नहीं है, यानी हम जल के बिना जीवित बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और ना ही ये हम सोच सकते हैं कि जल के बिना भी जीवन हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जल के बिना जीवन कहीं भी मौजूद नहीं है। इसीलिए जल एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अजैविक कारक है, और इसीलिए हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में जल जो है वो एक अजैविक कारक के रूप में कार्य करता है। किसी क्षेत्र में मौजूद जल की मात्रा वहां विकसित होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को तय करती है। इसी संबंध में कभी कभी जलीय परितंत्र भी विकसित हो जाता है, जैसे तापमान और झील परितंत्र। यानी देखिए वहाँ का जो जल है वो निर्धारित करता है कि वहाँ की परिस्थितिकी तंत्र कैसा होगा। और कभी कभी ऐसा होता है जो जलीय परिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो भी, या ये कहें जलीय परितंत्र जो होते हैं वो भी विकसित हो जाते हैं, जैसे कि तालाब, झील वगैरह बन जाना। लंबे टाइम तक वर्षा होने की वजह से, अधिक मात्रा में वर्षा होने की वजह से भी जो हमारा परितंत्र है वो भी बन जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से बारिश हो जा रही है तो वहाँ झील वगैरह या तालाब वगैरह बन जाते हैं, तो वो एक परितंत्र बन जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण और अन्य उपाजक गतिविधियों के अलावा पौधों को अपने पूरे शरीर में खनिजों के संचलन के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी देखिए प्रकाश संश्लेषण की तो आवश्यकता होती है ही पौधों को, लेकिन अपनी सारी ऊर्जा या खनिजों को सारे में पहुंचाने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए जल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पौधों के लिए भी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जल पौधों और जानवरों दोनों के शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। यानी जल ना हो तो ना तो पौधों के ना ही जानवरों के शरीर में तापमान नियंत्रित हो पाएगा। वर्षा के रूप में जल की भी परिस्थिति तंत्र को आवश्यकता होती है। यह वातावरण में नमी और नमी की मात्रा को बनाए रखती है। यानी देखिए जो वर्षा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है पारिस्थितिकी तंत्र में, क्योंकि ये वातावरण में नमी को बनाए रखने और नमी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्षा की मात्रा यह भी तय करती है कि वहाँ किस प्रकार के पौधे उगेंगे। उदाहरणीय पर्णपातीय वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन। यानी देखिए जो हमारी हवा है, वायु है, उसमें जो नमी है वही तय करेगी कि किस प्रकार के पौधे उस जगह पर उगेंगे। पर्णपातीय वन होंगे, सदाबहार वन होंगे या मरुस्थलीय वन होंगे। ठीक है। इसीलिए जल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल ही निर्धारित करता है कि किस जगह पर कौन से पौधे उगेंगे। ठीक है। कुछ पौधे कम नमी वाले क्षेत्रों में उग सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पौधों को अपने वातावरण में अधिक नमी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे भी बहुत सारे पौधे हैं जो कम नमी में उग जाते हैं इजीली। अगर आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा तो वो रेगिस्तान में आराम से उग जाता है, पर नीम वगैरह या फिर कोई और पौधा देख लीजिए तो उसे आवश्यकता होती है पानी की, तो वो ऐसी जगह पर कभी नहीं उगते। तो ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो कम नमी वाले क्षेत्र में उग जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नमी वाले क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे मृदा कारक। मृदा कारक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारक है, और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मृदा कारक में आप लिखेंगे मिट्टी। मिट्टी किस तरह से, चलिए देखिए मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, और यह पौधों को बढ़ने और जानवरों को उस पर रहने के लिए एक स्थान प्रदान करती है। यानी देखिए मिट्टी जो है वो महत्वपूर्ण साधन है और प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी की वजह से ही पौधे बढ़ते हैं और पौधे उग पाते हैं, और जानवरों को वहां रहने की जगह मिलती है। मिट्टी पर ही तो रहते हैं, तो मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रकार मिट्टी की उर्वरकता और मात्रा उस क्षेत्र में वनस्पति के प्रकार को तय करती है। यानी देखिए मिट्टी जो है वहाँ की जो उर्वरकता है मिट्टी की वो तय करती है कि वहाँ की जो वनस्पति हैं वो किस तरह से होंगे। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय मिट्टी है। यानी देखिए अगर उसका पीएच मान मिट्टी का 7 से कम है तो वो अम्लीय मिट्टी है, और अगर उसका पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्या होगी, क्षारीय मिट्टी होगी। ठीक है। पर मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता वहां रहने वाले पौधों और जानवरों की संख्या और प्रकार तय करती है। यानी मिट्टी की जो अम्लता और क्षारीयता है वही तय करती है कि उस जगह पर कौन से जानवर रहेंगे और कितने प्रकार के जानवर रह पाएंगे और कौन कौन वहां सरवाइव कर पाएगा। ठीक है। और एक और मिट्टी होती है जो होती है हमारी उदासीन मिट्टी, यानी जब पीएच मान 6.5 और -7.5 के बीच होता है तो अधिकांश जीवित जीवों के लिए उपयुक्त होता है। यानी उदासीन मिट्टी जो होती है वो सभी के लिए जीवन जीने के लिए उपयुक्त हो जाती है, जो हमारी उदासीन मिट्टी होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे आप देख सकते हैं, देखिए यह है मिट्टी की विभिन्न
बनावटों का आरेख निरूपण, यानी देखिए ये हमारी जो मिट्टी है उसके बहुत सुंदर तरीके से पूरा आरेख दिखाया गया है, उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस टाइप की मिट्टी होती है और कहाँ कहाँ ये लेयर्स होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा है मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज और पोषण तत्व भी पाए जाते हैं। कुछ पोषण तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और उन्हें माइक्रोन्यूट्रिक्स कहा जाता है, यानी देखिए जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रोन्यूट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिन्हें सूक्ष्म पोषण कहा जाता है, जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, मिट्टी की बनावट उदाहरण पथरीले क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र, खनन क्षेत्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी देखिए मिट्टी की बनावट भी अलग अलग होती है, जैसे कि अभी हमने ऊपर चार्ट पेपर में देखा था, वेन डायग्राम में देखा था। कुछ होते हैं पथरीले क्षेत्र, कुछ होते हैं दलदलीय क्षेत्र और कुछ होते हैं खनन क्षेत्र। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। यह आपकी ही बुक के उत्तर हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो और अभी तक जितना भी कवर किया है ये सारे ही उससे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं आप सभी ने फर्स्ट वीडियो देखी है या नहीं, और देखिए तो आपको कुछ समझ में आया भी या नहीं। तो आप मुझे इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है, इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन अच्छे से लेक्चर सुन रहा है और किसे किसे अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है वो है परिस्थितिकी पिरामिड, यानी अब हम परिस्थितिकी पिरामिड के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए इसे देख लेते हैं। यदि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों के बीच संतुलन है तो परिस्थिति तंत्र स्वयं को बनाए रख सकता है। यानी देखिए अगर उत्पादकों, उपभोक्ता और उपघटकों के बीच में संतुलन है तभी परिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्वयं को बना सकता है। ऊर्जा एक प्रमुख कड़ी है जो उपभोक्ता सभी घटकों को एक परिस्थिति तंत्र में बांधती है, यानी ऊर्जा की वजह से ही सभी परिस्थितिकी तंत्र में बंधे रहते हैं और एक दूसरे को बांधे रखती है। इस प्रकार एक परिस्थिति तंत्र में एक विशेष प्रकार के जीव की एक निश्चित स्थिति या स्थान होता है और इसी वजह से हम कह सकते हैं हर परिस्थितिकी तंत्र में या परिस्थितिकी तंत्र में हर एक जीव का एक विशेष स्थान या स्थिति होती है। हम इस जीव की स्थिति को कैसे जान सकते हैं? अब हमें पता कैसे चलेगा उस जीव की जो स्थिति है वो क्या है, क्या वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है या उससे कम है, कैसे पता चलेगा? इसे समझने के लिए पर्यावरणीय जीव विज्ञानी चार्ल्स एल्टन द्वारा एक ग्राफिकल संरचना प्रस्तुत की गई जिसे पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड या फूड पिरामिड के रूप में जाना जाता है। यानी देखिए परिस्थितिकी पिरामिड जो है इसके कितने सारे नाम हैं। एक तो नाम आप ये देख सकते हैं पिरामिड, दूसरा परिस्थितिकी पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड या फूड पिरामिड, कुछ भी आ जाए बात एक ही की हो रही है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, जो कि चार्ल्स एल्टन द्वारा दिया गया था 1929 में, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे ही नाम आपको पता होने चाहिए कि ये सारे ही नाम किस पिरामिड के हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे परिस्थितिकी पिरामिड एक खाद्य श्रृंखला में जीवों के विभिन्न पोषण स्तरों के बीच संबंध एक चित्र के द्वारा दर्शाता है। यानी परिस्थितिकी पिरामिड जो है वो खाद्य श्रृंखला के आधार पर एक चित्र दिखाता है हमें, ताकि हम उसको समझ सकें। परिस्थितिकी पिरामिड के आधार, मध्य और शिखर पर क्रमशः उत्पादकों, शाकाहारी और मांसाहारी के मान को दर्शाता है। यानी परिस्थितिकी पिरामिड में आधार, मध्य और शिखर को दिखाया जाता है। आधार पर उत्पादक होता है, फिर शिकारी होता है और उसके बाद में मांसाहारी को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे परिस्थितिकी पिरामिड के 3 प्रकार, यानी 3 प्रकारों में परिस्थितिकी पिरामिड को बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है हमारा संख्या का पिरामिड, दूसरा है हमारा बायोमास का पिरामिड, तीसरा है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे संख्या का पिरामिड के संख्या का पिरामिड क्या होता है। संख्या का पिरामिड जैसे हमें पता ही चल रहा है, संख्या का पिरामिड यानी ये कुछ संख्या से रिलेटेड है। इस प्रकार के पिरामिड में जीवों की संख्या की गणना की जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया ये जो है ये संख्या से ही रिलेटेड है। और इस प्रकार का जो पिरामिड होता है उसमें संख्या की गणना की जाती है, संख्या के बारे में पता लगाया जाता है। अब इस प्रकार की पिरामिड की कुछ विशेषता है, चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी विशेषता दे रखी है। ठीक है, पहला आप लिखेंगे, पहली विशेषता आप लिख सकते हैं उत्पादकों की संख्या अन्य पोषण स्तरों में उपस्थित उपभोक्ता की संख्या से अधिक होती है। यानी इसमें उत्पादकों की जो संख्या होती है वो उपभोक्ताओं की संख्या से अधिक होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जब हम किसी
पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रत्येक पोषण स्तर में व्यक्तियों की संख्या घट जाती है। यानी अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या घटती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामूहिक रूप से प्रत्येक पोषण स्तर में मौजूद जीवित जीवों का सेंडिंग क्राफ्ट्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आमतौर पर संख्या का पिरामिड सीधा होता है, जैसे घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। यानी आमतौर पर ये सीधा बनाया जाता है, जैसे कि हमारे घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसका अभी हम ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस मामले में कभी कभी उल्टे पिरामिड भी पाए जाते हैं, जैसे वृक्ष आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, परजीवीय खाद्य श्रृंखला। और कभी कभी इसमें उल्टे पिरामिड भी देखे जा सकते हैं, जिसमें हम वृक्ष आधारित पारिस्थितिकी तंत्र और परजीवीय खाद्य श्रृंखला को देख सकते हैं। वो भी हम अभी चार्ट के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में एक मिश्रित आकार का पिरामिड भी देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम इन सभी पिरामिडों को एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारा पिरामिड है, ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का आरेख दिखाता है। यानी ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले घास है, फिर घास को खाने वाले जैसे कि खरगोश और ये टिड्डा वगैरह है, फिर उसके बाद में इन सभी को खाने वाले जैसे सांप वगैरह है, और सांप वगैरह को खाने वाले फिर उल्लू वगैरह। ये सारी चीज़ें इसमें पिरामिड में दिखाए गए हैं। यानी सबसे पहले घास होती है, घास को खरगोश और टिड्डा खा जाता है, और टिड्डे को सांप खा जाता है, और सांप को उल्लू खा जाता है। तो ये सभी हमारे पारिस्थितिकी पिरामिड के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पिरामिड को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा पिरामिड है, इसका नाम है संख्या का सीधा पिरामिड। यानी संख्या का जो सीधा पिरामिड है, ये उसको दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जलीय का भी दिखाया गया है। जैसे देखिए, ये जो है ये पौधे हैं, पौधों को जानवर खाते हैं। ये कीट हैं, कीट जो है वो पौधों को खा रहे हैं, और कीटों को फिर मेंढक खा रहे हैं, मेंढकों को फिर सांप खा रहे हैं, और सांपों को फिर मोर खा जाता है। तो ये हमारा संख्याओं का सीधा पिरामिड है। और देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी समुद्री घास है जिसको मछलियां खा रही हैं, और मछलियों को फिर बड़ी मछलियां खा रही हैं, बड़ी मछलियों को फिर ये जानवर खा रहा है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा संख्या का सीधा पिरामिड है। नेक्स्ट है हमारा संख्या का उल्टा और स्पेंडल के आधार का पिरामिड। एक है हमारा संख्या का उल्टा पिरामिड, और एक है हमारा संख्या का स्पेंडल के आकार का पिरामिड। अब हम इन दोनों को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमारे पेड़ हैं, फिर चिड़ियां हैं, फिर उसके बाद कीट हैं, फिर उसके बाद में कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं। ऐसे ही इसमें पहले पेड़ है, फिर हमारी चिड़ियां हैं, चिड़ियों के बाद में बाज वगैरह दे रखा है। तो ये हमारा संख्या का उल्टा पिरामिड हो जाता है। आई होप आपको सारे ही पिरामिड समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारे ही पिरामिड समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है बायोमास का पिरामिड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी वीडियो नंबर 3 में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सारी ही समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड आगे का जो चैप्टर रह जाता है वो हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ हम सेकेंड वीडियो को यहीं रहने देते हैं, और जो हमारा और चैप्टर बचता है उसे हम वीडियो नंबर 3 में करेंगे। अगर आपको वीडियो नंबर 2 तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपको इन सभी के चार्ट पेपर भी भेज दूंगी, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी क्रिएट नहीं हो और आप उन्हें अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और जो पीछे के चार्ट पेपर्स हैं वो भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। एंड अगर आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं सारी ही इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपकी स्टडी से रिलेटेड, ताकि आप अपनी स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। चलिए, इस वीडियो को आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी स्टडी कर पाएँ और अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।